वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। बिहार चुनाव संपन्न हो गए। आज परिणाम आ गए। परिणाम पर समीक्षा या परिणाम के जो सबक मिल दिखाई दे रहे हैं उस पर यह वीडियो है। यह वीडियो परिणाम के बाद का है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन पार्टी क्या सबक इससे ले सकती है, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस विश्लेषण में आप भी शामिल हैं। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें, नया विज़न इस समीक्षा को लेकर के प्राप्त होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मनर की गपशप में कोई नई बात निकल के आ जाए, कोई भरोसा नहीं, और आता ही है। इसलिए ये आग्रह किया करता हूँ कि इस चैनल को, आपकी अपनी चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या घंटी दबाते हैं वो सब भी कीजिएगा ताकि नए वीडियो आप तक मिले। आप सब जानते ही हैं, लेकिन सब बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके अपने बीच में राष्ट्रवाद, सनातन और वे मुद्दे जो सही नैरेटिव के साथ आपके पास पहुंचने चाहिए, उन मुद्दों को आप तक लाने के लिए यह चैनल है। मैं बात कर रहा हूं बिहार चुनाव में 243 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो गए। सभी जगह चुनाव हुए और 122 सीट कुल मिलाकर के जो विजयी गठबंधन होगा उसको चाहिए। अभी के हालात में एनडीए के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि वह 200 के ऊपर सीटें ला चुका है और वो गठबंधन बहुत बहुत कंफर्टेबल नहीं, बहुत गर्वित करने वाली विजय के साथ में सरकार बना रहा है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी और रामविलास जी की जो पार्टी है, वो एलजेपी, हम, आरएलएम, सब ने कुछ ऐसे समीकरण पैदा किए कि ये सब साथ रहने के लिए आवश्यक है। इस बार ऐसी स्थितियां नहीं है कि जेडीयू उछल करके और लालटेन के पास चली जाए, या लालटेन इसको बरगला करके और नीतीश जी को इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसी स्थितियां ही नहीं है। इस बार बीजेपी न केवल बड़ी पार्टी है, बल्कि एलजेपी को भी 19 सीटें, हम को 5 सीटें, आरएलएम को 4 सीटें, तो लगभग 120 सीटें तो जेडीयू के बिना भी हो रही है। इसलिए इस बार सरकार 5 साल पूरी चलेगी। तो पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने कि खुद की भी सीटें बढ़ी हैं, और बड़ी जेडीयू की तो दुगनी हो गई है, 45 से 90 85 लगभग हो गई है। और बीजेपी की भी जो 74-75 थी उसकी जगह पर लगभग 90 सीट हो रही है। एलजेपी की तो थी ही नहीं, वो तो लड़ाई में खर्च हो गई थी, लेकिन उसको भी 19 सीटें आई है। हम के 4 की जगह 5 सीटें हो गई है। आरएलएम की एक भी नहीं थी, 4 सीटें हो गई है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा ये परिणाम है। और सबक की बात भी हम कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा और परिणाम बताएं कि महागठबंधन, एक तो उसका नाम बदल लेना चाहिए, इंडी गठबंधन रहा, इंडिया रखा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो लोगों ने कहा कि इंडिया तो तुम कभी हो नहीं सकते, जन्म में होना भी नहीं चाहिए। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इंडिया गठबंधन तुमने नाम रखा था। तो लोगों ने, मीडिया ने, सबने मिलकर उसका नाम कर दिया इंडी। और इंडी के बाद में भी उसको भी अलग, क्योंकि इंडी में भी तो 2550 दल थे, तो वो भी सब नाराज हो गए थे। इन्होंने इस दफे नाम रख दिया वहाँ का महागठबंधन। तो नए नए नाम रखना बेहरूपीय हैं, नए नए नाम लेके आते हैं। इस बार इनकी हालत पतली हुई कि आरजेडी को लगभग 25 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें, 19 से 6 पर आ गई है। आरजेडी 78 से 25 पर आ गई है। वीआईपी, जिसका उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, कौन सा मल्ला को साथ में रखा था, मल्ला का पूरा मल्ला ने उधर चले गए, वो बीजेपी और जेडीयू के पास में। इनको 0 मिला। लेफ्ट पहले ज़्यादा थी, लगभग 9-10 सीट थी, अब वो भी 3 रह गई। और आईआईपी करके कोई थी, और हम जाने कौन थे, परकचे उड़ गए, उनके एक भी सीट नहीं। तो वो पूरा जो महागठबंधन था 35 सीट पर जाकर के और टिका हुआ है। और इससे भी और रात भर में और
दूसरी बार की जो मतगणना होती है, तीसरी बार की होती है, तो कई दफे बार बार चुनौती देते हैं, तो और कम होती जा रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि इन चुनावों से क्या संदेश निकला। जब पहले दौर में, अर्थात जब 6 नवंबर को मतदान हुआ था, उसमें करीब करीब 6-7% वोटिंग बढ़ा था, तो चारों ओर हाहाकार मच गया था मीडिया में कि इसको कौन लेके जा रहा है, इसको कौन लेके जा रहा है। और दूसरी बार के जो द्वितीय चरण का मतदान हुआ, जिसमें दिल्ली का बम विस्फोट भी कहीं एक कारण बना, इसके अतिरिक्त भी अन्य कारण बने, और जम करके वोटिंग हुई। लगभग 10% वोटिंग ज़्यादा हुई। ओवरऑल सब मिला करके 8 से 10% वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा हुई है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो और एक और ये कि महिला वोटर्स जम करके बाहर निकले। महिला वोटर्स के परसेंटेज में वृद्धि हुई। महिला वोटर्स ने ही इस बार की वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ा दिया, ये भी लोग कह रहे हैं। और जब महिला घर के निकल के आती है तो पुरुष तो वोट डालने फिर निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि जब महिलाएं निकल गई तो वो घर में बैठ के क्या मक्खियाँ मारेंगे। तो महिलाएं जब वोट के लिए बाहर निकलती है तो पूरा घर के जितने वोटर्स होते हैं सभी वोट डालने जाते हैं। उससे वही कारण है कि 68-70% तक वोटिंग गई है, और ये बहुत सुखद बात है। महिलाओं को जो 10-10 हज़ार के किस्तें मिली है 2 बार, यद्यपि वो लगभग लोन के समान है, लेकिन बिना ब्याज का है। आप उसको कमा के दें तो सरकार और ज़्यादा आपको देगी। ये अच्छा एक फिजूल ऐसे ही आपको दान में या निःशुल्क देने के स्थान पर ये तरीका जो निकाला, ये महिलाओं ने इसको पसंद किया है और इसकी प्रशंसा भी हो रही है। ऐसा भी नहीं कि यद्यपि तेजस्वी ने किया था, हम तो 30,000 वो जैसे हम चुनाव जीतेंगे 30,000 आपके खाते में डाल देंगे। महिलाओं ने कहा ये मूर्ख बना रहा है, ये जो है नालायक बाप की नालायक संतान है, नवी फेल है। ये खुद तो रोजगार के तलाश में घूम ही रहा है, ये हमको भी बेरोजगार बना देगा, और जो अभी 10-10 हज़ार आ रहे हैं इससे भी हम छूट जाएंगे। तो महिलाओं ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, और महिलाओं ने जम करके एनडीए को वोटिंग किया, नीतीश कुमार को वोटिंग किया, मोदी जी के नाम पर वोटिंग किया, मोदी जी के बात पर वोटिंग किया। दरअसल यहाँ चुनाव के 2-3 बड़े बड़े मुद्दे थे। नौकरियाँ नीतीश कुमार की सरकार, या जो हम कहते हैं एनडीए की सरकार, उन्होंने कहा हम आपको 1 लाख नौकरियाँ देंगे, 10 लाख नौकरियाँ देंगे, ये भी बात चली। फिर इधर जो लालू की पार्टी अर्थात नवी फेल ने बोला हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। लोगों उनका ये मूर्ख बना रहा है। कहाँ से आप जो है 1 करोड़ नौकरियां लेके आ जाएंगे? हर घर में नौकरी, मतलब 7 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ घर हैं, तो हर 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से देंगे? तो ये झूठ बोल रहा है और मूर्ख बना रहा है। इसी तरह पूरे 2,500 हज़ार रुपया आपको जो है पूरे साल का 30,000 एक साथ आपके खाते में डाल देंगे। लोगों का कहाँ से है? पैसे ही नहीं, मूर्ख बना रहा है। तो ऐसे वादे जो विशुद्ध जिसको बोलते हैं कि मूर्ख बनाने के लिए होते हैं, जो प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है, ऐसे वादे तेजस्वी यादव ने किए, जिससे लोगों ने भरोसा नहीं किया, और जो वोट मिल सकते थे वो भी नहीं मिले। तो ये सबक मिला। फिर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अपने आप में 2 दगाबाजों का मिलन था। कांग्रेस आरजेडी पर भरोसा नहीं कर रही है, आरजेडी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही। ये दोनों वीआईपी जो उसकी मुकेश की पार्टी थी, मल्लाओं के तथाकथित मल्ला ने तो कोई इसको 5 वोट भी नहीं दिए, लेकिन मल्लाओं की पार्टी, ये सब एक दूसरे पर अविश्वास करते थे। जबकि इसके ठीक सामने जो एनडीए गठबंधन था, बीजेपी के वोट ट्रांसफर हुए बराबर नीतीश कुमार के जेडीयू के वोटर्स का ट्रांसफर हुआ अपने बीजेपी को। इन दोनों के वोट एलजेपी के वोटर्स को भी ट्रांसफर हुए। एलजेपी के जो दलित वोट थे वो इनको मिले। तो अर्थात एनडीए के जितने पार्टियां थी, सबके वोट ट्रांसफर हुए एक दूसरे के। यही कारण है कि ये 243 में से 203 सीटें जीत के ले आए।
तो ये बड़ा काम हुआ। वोट ट्रांसफर होना है। वोट ट्रांसफर कब होता है? जब मतदाताओं का मन एक जैसा होता है। उनकी पार्टियां भले अलग अलग हो गई, लेकिन वोटर्स एक ही श्रेणी के होते हैं, अर्थात राष्ट्रवादी, सनातनी, देश का भला चाहने वाले, जातियों में बहुत ज्यादा भरोसा न करने वाले। क्योंकि जहां राष्ट्रवाद मुखरित होता है, जातिवाद दबता है। जातिवाद मुद्दा रहा ही नहीं। सबसे बड़ी बात, बिहार के चुनावों में जातिवाद के अते पते नहीं थे। राष्ट्रवाद ने, सनातन ने, विकास ने इतना बड़ा मुद्दा बनाने का काम किया कि जातिवाद दबी गया अंदर। जातिवाद की बात ही नहीं रही। खुद कांग्रेस जो जातिवादी जनगणना सब लेके आए थे, चुप हो गए। जो तेजस्वी यादव MY गठबंधन बिल्कुल चुप हो गए। जातिवाद मुद्दा बिहार में था ही नहीं। राष्ट्रवाद मुद्दा था, विकास मुद्दा था, नौकरियां मुद्दा थी। और यही कारण रहा कि इन्हीं मुद्दों ने NDA को ज़्यादा प्रामाणिक माना जनता के द्वारा, और वो जीत करके आए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस चुनाव में, क्योंकि हम पूरे चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। इस चुनाव में ओसामा का जीतना, माना कि रघुनाथपुर जहाँ पर ये खड़ा हुआ था, वहाँ उसका बाप भी पहले खड़ा हुआ करता था, शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन। वो शहाबुद्दीन जिसने दो निर्दोष लोगों को, पत्रकारों को पेड़ पर बांध करके और तेजाब से नहला करके उनकी हत्या कर दी थी। कितना दुर्दांत अपराधी था वो। और उसी की औलाद ही ओसामा थी। और उसी, ये सब लाडला परिवार है RJD का। लालू के लालटेन की बत्ती में ये सब दिखाई देते हैं। तो पहले RJD ने उसको टिकट दिया था। शहाबुद्दीन लालू का बड़ा प्रिय मित्र हुआ करता था, और शहाबुद्दीन मर गया तो उसके बाद में उसकी औरत को टिकट दिया। उसकी औरत 2024 में हारी, तो अब लड़के को टिकट दिया था। लालू किसी भी कीमत इस हत्यारे परिवार को, इस क्रिमिनल परिवार को छोड़ना ही नहीं चाहता, और आखिर ओसामा को जिता लिया। क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है पूरा। जो रघुरामपुर है, पूरा क्षेत्र विधानसभा का, वहां पर 50% के लगभग मुस्लिम है। तो मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि यहां पर लोगों को तय करना है कि वे किस तरीके के मुस्लिम को चाहते हैं। APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिमों को चाहते हैं, या ओसामा बिन लादेन की परंपरा के ओसामा को चाहते हैं। आखिर बिहार के मुस्लिमों ने वही किया, ओसामा को जिता लिया। तो इस चुनाव में अभी भी उसकी जो लालू यादव की पार्टी के हार का मुख्य कारण दो है बड़े। एक, अपराधियों के साथ साठगांठ, अपराधियों को खुली छूट देना, ये ओसामा के जीतना उसका प्रमाण है। साथ लालू का खुद ही पूरा परिवार ही पूरा आपराधिक परिवार है। ये सब जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। लालू यादव हो, राबड़ी हो, तेजस्वी हो, ये सभी जमानत पर छूटे हुए हैं। अभी जमीन के बदले नौकरी ले लो, ये रेलवे का कांड, अभी ये सभी अभी झमेले में अंदर जाने वाले हैं। तो जनता ने अपराधी और भ्रष्टाचारी छवि के लोगों को पसंद नहीं किया। लेकिन जहां पर जो धार्मिक, तथाकथित धार्मिक के धर्म, तो मैं केवल सनातन धर्म को मानता हूं, बाकी तो पंथ है। लेकिन जहां पर समीकरण कुछ ऐसे है कि ओसामा जैसे लोग 50% से ज्यादा मुस्लिम होने से वहां जीत गए। और IMIM के भी 5 जीते, पहले भी 5 जीते थे, 4 या 5 जीते थे, 4 थे या 5 थे जो भी, लेकिन अभी 5 जीते हैं। वो भी सीमांचल क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 70% तक जहां मुस्लिम हो गए, वहां पर ये लोग जीते। तो ये 5 वो जीत करके आ गए। पहले भी लगभग इतने थे, अभी वो जीत करके आ गए। सबसे दुखद बात है, लेकिन एक सुखद बात भी है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को 4% वोट मिले बिहार में। बड़ी बात मानता हूं मैं। पहली बार चुनाव में कोई पार्टी उतरी है, भले ही उसको एक भी सीट नहीं आई, लेकिन 4% वोट वो लेके आ गई। और साथ ही उसको मान के चलिएगा एक भी सीट नहीं मिली। ये दुखद तो है, मतलब प्लानिंग की कमी। मैंने पहले ही किसी वीडियो में बोला था
कि जन स्वराज को कम से कम 5 सीटें ऐसी रखनी चाहिए जहां वो जीत दर्ज कर ले। उसका खाता तो है, उसका विधानसभा में कोई तो मेंबर जाए, भले ही वो बाद में किसी अन्य दल में चले जाएंगे। जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे उनको कोई ले जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, लेकिन जीता के तो ले जाता, नाम तो होता, आपका बेस तो पक्का होता। एक भी सीट बिहार में से 243 में से एक भी सीट जन स्वराज पार्टी की नहीं जीतना दुखद है। ये प्लानिंग की कमजोरी, ये प्लानिंग किसकी कमजोरी? प्रशांत किशोर की कमजोरी है। अकेले प्रशांत किशोर की प्लानिंग से ये सब गड़बड़ियां हुई। अब प्रशांत किशोर ने कहाँ चूक की? इतना बड़ा प्लानर है भाई, लेकिन गलती कहाँ की? आपकी पार्टी की देखा देख उन्होंने सोचा कि वो बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे, जीता के ले आएंगे। लेकिन दिल्ली में और बिहार में ये अंतर है कि दिल्ली की जनता कॉम्पैक्ट है, घर से घर, घर से घर, घर से घर सब लगे हुए हैं। वहाँ की जो आबादी है 2 करोड़ 3 करोड़, जो जो भी आबादी है, 1 करोड़, जितनी भी आबादी है, मुझे ठीक से अचानक उसका ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जितनी भी सीट है, जितनी भी आबादी है, वो कॉम्पैक्ट आपस में मिली हुई है। जबकि बिहार तो आपको फालियों में, बस्तियों में, पहाड़ों में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक संपर्क करोगे? उसके बावजूद वे 4% सीट लेके आए। फिर अरविंद केजरीवाल जैसा शातिर आदमी, उसने एक टीम बनाई थी, 15, 20, 25 लोगों की टीम थी। कई कई अच्छे अच्छे लोग, कई पेशेवर लोग, कई कुमार विश्वास से लेकर के, और बहुत सारे लोग थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे। कई जजेस, कई रिटायर्ड जज, कई पत्रकार, सब मिलकर के और एक टीम बनी थी। उसके टीम को सबको लेकर के जीत गया, और जीतने के बाद सबको उसने भगा भी दिए। वो बात अलग है। यहाँ प्रशांत किशोर की सिंगल मैन आर्मी जैसा था, वही प्लानर, वही प्रचारक, वही जा रहा, वही फंड मैनेजमेंट, वही सारा कुछ वही। अंतों को तो जब सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएगी तो आप बोझ से तले दब जाओगे। आपने सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड आपका जो पार्टी का कैडर होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाया ही नहीं। ऐसे में आप अकेले पड़ गए, और जब चुनाव जब सिर पर आता है तब आदमी पगला पड़। मैं सोचता हूँ प्रशांत किशोर जैसा होशियार आदमी ने गलती की तो कैसे की, कि इन समय पर तुम क्या करोगे? आखिर तुम एक भी सीट जीत नहीं पाए। मुझे दुख है इसका कि वो एक भी सीट जीत नहीं पाया। प्रशांत किशोर जैसा प्लानर का फेल होना भी मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर रहा है। जहां एनडीए राष्ट्रवाद की, सनातन की जीत मुझे उल्लसित कर रही है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की ये स्थिति भी अच्छे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन 4% वोट लेके आना, देखिए मैं आपको गणित बता रहा हूं, लगभग एनडीए को यहाँ 44% के लगभग वोट मिले, और इसमें बीजेपी को 20% से ज्यादा, जेडीयू को 18% से ज्यादा, एलजेपी 6%, हमको 1.14%। देखिए हमको 1.14% वोट मिले, लेकिन वो सीट कितने जीत गया है? सीट जीत गया है आपकी 5 सीट जीता। हमको वोटिंग मिला 1.14, सीट जीत गया है 5। जन स्वराज को 4% वोटिंग मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं जीता। तो ये तो वोटों के गणित है, यही वोटों के गणित, क्योंकि वो वोट फेल है। यह कॉम्पैक्ट जिन सीटों पर लड़े उन्हीं सीटों के वोट है, इसलिए उन्होंने जीत में तब्दील हुए। आरएलएम को 0.58% वोट मिले। आरएलएम जो एनडीए का गठबंधन है, उसको 0.58 मतलब 1% वोट भी नहीं मिले, लेकिन सीट मिल गई उसको भी 4। और यहाँ 4% वोटिंग मिले जन स्वराज पार्टी को, लेकिन उसको सीट एक भी नहीं मिली, एक भी विधायक नहीं। तो इस तरीके से ये तो सारा महागठबंधन की तो बहुत दुर्दशा है। 38% वोटिंग यद्यपि उसको भी मिला हुआ बताया जा रहा है, जहाँ पर आरजेडी को 22%। देखो आरजेडी को 22% है, बीजेपी से 2% ज़्यादा है, लेकिन सीट कहाँ चली गई? बीजेपी के पास लगभग 90 सीट, और इसके पास में कितनी सीट रह गई? 25 सीट। तो किस तरीके से वो बढ़ता है, किस तरीके से फैलाव में होता है, वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से सारा कुछ ये है। इससे बड़े बड़े सबक क्या है? बड़े बड़े सबक पे बात करें। बीजेपी 90 सीट लगभग लेके आई, ये 102 सीट पर तो
लड़ाई है। 102 में से 90 सीट आना बड़ी बात है, पहले से लगभग 15 सीट ज़्यादा। फिर भी जनता के नज़रिए से अभी भी एक हम निरपेक्ष भाव से देखें तो नेतृत्व की कमी, प्रादेशिक नेतृत्व की कमी बीजेपी भी झेल रही है। बीजेपी को अपना अच्छा नेतृत्व, अभी 3-4 और अच्छे नेताओं को वहाँ से लेके आना चाहिए, जिनकी छवि बहुत अच्छी हो जनता में, और जो कद्दावर हो, जो हर तरीके से संपूर्ण हो, और उनकी छवि बड़ी बड़ी अच्छी छवि हो, उनके ऊपर कोई उंगली न धर सके। ऐसे लोगों को बीजेपी को कम से कम और आगे लेके आना होगा। मुझे लगता है ये चीज़, साथ ही जो तालमेल जनता के भी, ज़मीन से जुड़े हुए भी हो, आकाश से थोपे हुए लोग न हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो, ऐसे लोगों को बीजेपी को लाना होगा। ये एक सबक, ये 90 के 100 भी हो सकते थे, यद्यपि बहुत कठिन है लेकिन बड़ी बात है। जेडीयू को भी अब नया नेतृत्व तो हर हाल में निकालना पड़ा। ललन सिंह तो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो मंत्री हैं, सब संभाल रहे हैं, और यहाँ नीतीश कुमार जी को अपना नेतृत्व के रूप में अपने साथ में किसी को एक दो लोगों को और निकालना चाहिए। वो भी किसी को नेतृत्व उभरने नहीं देते हैं, ये भी उनका ऋणात्मक पक्ष है, पार्टी को अपने साथ दबोच के रखे हुए हैं। तो जेडीयू में भी नेतृत्व का मामला देखना पड़ेगा, प्रशासनिक क्षमता वाला और अच्छे लोगों को, उनको भी लाना पड़ेगा। और जन स्वराज पार्टी का तो मैंने कहा, टीम अगर नहीं होगी, ये 4% के 14% होगा, और ये पूरा जो आरजेडी है, आरजेडी का पूरा वोट बैंक खिसक के जा सकता है जन स्वराज पार्टी के पास में। जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर ने, एक महिला ने तिलक लगाया था और उन्होंने तिलक पहुंच लिया था, ये वीडियो वायरल हुआ था, जिससे मुस्लिम वोट तो उनको बढ़े, इन 4% मुस्लिम वोट भी होंगे, हिंदू वोट जितने घटे होंगे मुस्लिम वोट उतने बढ़े। तो अब वो जो एक वोट बैंक मिल सकता है, मुस्लिम समाज का भी मिलना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अन्य समाज भी, वो कहीं, मतलब मेरे कहने का आशय है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो खिसक करके अभी भी 4% जो वोट गया है वो उन्हीं का गया हुआ है। 4% वोट जो मिला है प्रशांत किशोर को, वो वोट आरजेडी का ही है, महागठबंधन का ही है, कांग्रेस का ही है, क्योंकि कांग्रेस को कुछ बिरादरियां बहुत समय से वोट देती रही है। आज भी 9% वोट का कांग्रेस को मिले इसमें। ये 9% में जो पहले 13% थे, 3-4% वोट कम हुआ है। तो ये सब वोट दरअसल जो 4-5% के लगभग जन स्वराज को मिला है, ये वोट कांग्रेस का, आरजेडी का और उसी का है, आपका वीआईपी वगैरह वगैरह का। तो ये वोट तो कुल मिलाकर के भविष्य में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगे रहना चाहिए, और ये जो वोट परसेंट भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेगी, और काम उनको और करना पड़ेगा। अभी तो एक ट्रेलर हुआ था, एक एंट्री हुई थी, जैसा कि वो खुद भी कहते हैं, ये हो सकता है हमारे पास 2-4-5 सीटें आ जाएं, ना भी आए, लेकिन हमारा अगला जो रूप होगा वो सही होगा। तो निश्चित रूप से एक एनडीए के सामने एक गठबंधन और जो चाहिए, वो गठबंधन मैं सोचता हूँ अभी वो तीसरा पक्ष है अन्य में, लेकिन तीसरा पक्ष ही द्वितीय पक्ष बन जाएगा भविष्य के दृष्टिकोण से, वो है कांग्रेस। तो अब बिहार से अपना बोरी बिस्तर उठा करके चलते बने हैं, वो ही ज़्यादा बेहतर है। आईएम सीमांचल के 5 सीटें जीती हैं, लेकिन उनको अभी अगर वो गठबंधन करते हैं तो जन स्वराज पार्टी से गठबंधन करें या तेजस्वी यादव की पार्टी से गठबंधन करें, तो इन लोगों को बाकी जगह भी फायदा मिलेगा। वीआईपी को जनाधार उसका है ही नहीं, उनके कौन से डिप्टी आपका उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन करके और पहले से घूम रहे थे, उनको लगता था कि वो 14 तारीख के बाद वही शपथ लेंगे, मुकेश भाई, है ना, वो खुद ही हार गए। तो उनको तो कुछ जनाधार नहीं है। ये बेहतर है कि जहाँ राष्ट्रवादी पार्टियां जहाँ पर हैं, सनातनी विचार की पार्टियां जहाँ पर हैं, अर्थात एनडीए की तरफ उनको आना चाहिए, और 1-2 सीट जो भी मिल जाए वो लेकर के प्रसन्नतापूर्वक जाना चाहिए, बजाय उनको एक भारत तेरे टुकड़े होंगे
के विचार रखने वाले जो महागठबंधन है उसके तरफ जाकर के खुद भी अपना हंसी उड़वाई और कहीं के नहीं रहे, न घर के रहे न घाट के। तो इस तरीके से संपूर्ण जो ये वोटिंग हुआ है, यह वोटिंग राष्ट्रवाद को गया है, विकास को गया है, रोजगार को गया है, सकारात्मक गया है, और इसमें महिलाओं ने अपने कंधे पर पूरा चुनाव लेकर के और एनडीए को जिताया है। ये संपूर्ण 2-3 पंक्तियों में अगर हम कहें तो ये महिलाओं की जीत है, एनडीए की जीत है, विकास की जीत है, विरासत की जीत है, संस्कृति की जीत है, उस पौराणिक नालंदा की जीत है जहाँ ऋषि मुनि और हमारे विद्वत जन पढ़ाया करते थे, और एक दुरात्मा आया और जिसने वहाँ के लाखों पुस्तकों को जलाया था, उसके पुनर्निर्माण की और पुनर्पीठिका के यह समय है, वो सब कुछ होगा। तो एनडीए को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन सीखने को, करने को एनडीए के लिए भी अभी बहुत कुछ है। आपने 203 सीटें जीती होगी, लेकिन 40 सीटें अभी भी कहीं ऐसी है जो आपकी पहुंच से बाहर है, वो जीतना चाहिए। 243 फिर 243 हो जाए, ये एनडीए के विजय तब कही जा सकती है। और महागठबंधन तो अपना नाम बदल ले, क्योंकि तुम्हारे नाम में ही अहंकार छुपा हुआ है। आप तुम इंडिया गठबंधन रखते हो तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, महागठबंधन रखते हो तो आपके उस पर अहंकार झलकता है। और जहाँ तक बने तेजस्वी यादव के लिए अपने परिवार को संभाले, अपने पिताजी को बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दे। उन पिताजी को देखते लोगों को जंगल याद रह जाता है, लालू यादव को देखते लोगों को सजा याफ्ता एक अपराधी की छवि सामने दिखाई देती है। उनको लगता है किस तरीके से इसने हमारे प्रदेश को पहले लूटा है, हमारे बाप दादाओं को लूटा है, वो याद आ जाता है। इससे तेजस्वी का और इन सब का भला इसी में है कि अपने अपने बाप को अंडरग्राउंड रखें। साथ ही बिहार के मुस्लिम बंधुओं से भी ये कहना है कि आप राष्ट्रवाद के साथ जुड़ें। आप ये जो आपका तुष्टिकरण करते हैं और आपको हरा रंग दिखा करके और मूर्ख बनाते हैं, हरा दुपट्टा डाल लिया, हरी टोपी लगा ली, आपको कुल मिला के मूर्ख बना रहे हैं। आपके किस्मत में ये एक मुर्गी, एक बकरी, एक झोंपड़ी और उसके बाद में 5 किलो अनाज तो नरेंद्र मोदी दे ही रहा है। अभी तो घर भी बना के देने लग गया है, लेकिन आपको नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वो लालटेन दिखाई दे रही है जो आपको उस युग में ले जाना चाहती है जहाँ लालटेन से कितना प्रकाश होता है, ट्यूबलाइटें और अच्छी रोशनी आपको दिखाई नहीं दे रही है। देश के मुस्लिम समाज के साथ साथ बिहार के मुस्लिम समाज को और ज़्यादा उजाले की आवश्यकता है। आप अंधेरे के आदी हो गए हैं, अंधेरे से बाहर आएंगे तो आपको प्रकाश दिखाई देगा, तब आपको विकास दिखाई देगा, तब आपको राष्ट्र दिखाई देगा, तब आपको 150वां वर्ष जो वंदे मातरम का सुनाई दे रहा है उस गान का भाव समझ में आएगा। आपको इसके कण कण में एक सुगंध महसूस होगी, वो चंदन की होगी, वो वंदे मातरम की होगी, वो राष्ट्रवाद की होगी, वो विकास की होगी। जब देश के अन्य मुस्लिम बंधुओं को जब लगेगा कि हम भी एपीजे अब्दुल कलाम की परंपरा के लोग हैं, जो वंदे मातरम भी गाया करते थे, सरस्वती वंदना भी गाया करते थे, काश कि बिहार के मुस्लिम ओसामा को न हरा करके और देश के राष्ट्रवाद को जिताते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मुझे आप क्षमा करेंगे, पूरी समीक्षा का वीडियो था बिहार के इस चुनाव पर, लेकिन बहुत सारे संदेश इसमें छुपे थे। मैंने एक निरपेक्ष भाव से पूरी समीक्षा की है। यह समीक्षा आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। मेरे मुझे तो कमियां होगी ही, मैं सुधार करता रहूँगा, लेकिन मेरा साथ देंगे और साथ इसलिए देंगे कि मेरे उम्र के हिसाब से जितना मन पड़ता है मैं आपकी सेवा करता हूँ, जागृति का प्रयास करता हूँ। तो आप प्रकाश में आए, आप राष्ट्र के साथ जुड़े। मैं सारे बंधुओं को इसका आह्वान भी करता हूँ और बिहार के इस बड़ी विशिष्ट विजय, ये देवताओं की भूमि है, ये महावीर स्वामी की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, ये जयप्रकाश नारायण की, कर्पूरी ठाकुर की, ये हमारे वीर सावरकर की, ये सबकी भूमि है। तो वीर सावरकर का भी वहाँ से संबंध और संपर्क सब कुछ रहा है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि राष्ट्रवाद की अलख बुझनी नहीं चाहिए। वंदे मातरम। जय श्री राम।